हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एसएसटी की बुक, जिसमें आज हम करेंगे पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि न्यायपालिका क्या होती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका है जो वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका है जो वो उन कानूनों को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है कि उन कानूनों के अकॉर्डिंग न्याय करती है। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि कानून का शासन, है ना। तो कानून का शासन, जो कि हमने पिछली जो लेसन था उसमें हमने देखा है कि कानून का शासन का मीन्स है कि जो भी कानून विधायिका बनाती है वो सभी पर समान रूप से क्या है, लागू होते हैं, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक न्याय व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में बहुत सारी क्या होती हैं, अदालतें होती हैं जो कि नागरिकों को न्याय प्रदान करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। और ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद आगे देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है। ठीक है, तो न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो देखते हैं। तो अदालतें बहुत सारे जो मुद्दे पर सुनवाई करती है। वे यह तय करती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच में जो नदियों के पानी को बंटवारे का फैसला भी देती है। जैसे कि अगर कोई एक नदी है वो 2 राज्यों में बह रही है, तो हम देखेंगे कि अगर किसी भी दोनों राज्य के मध्य विवाद हो जाए तो वो विवाद है जो वो न्यायपालिका सॉल्व करती है। वे सभी अपराध के लिए लोगों को सजा भी देती है। तो जो न्यायपालिका के काम है उनको निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कार्य क्या है, विवादों का निपटारा करना। तो जो न्यायपालिका है, अगर नागरिकों के बीच में विवाद है, या फिर नागरिक और सरकार के बीच में, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच में, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे कौन हल करता है, न्यायपालिका। उसके बाद आगे है न्यायिक समीक्षा, यानी कि संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। यानी कि अगर कोई भी संसद कानून बनाती है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उससे क्या है, रद्द कर सकती है। इसके बाद आगे है कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। तो कानून की रक्षा कौन करता है, न्यायालय। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी देश में किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कक्षा 7 की किताब में आपने हकीम शेख के बारे में पढ़ा होगा, जो कि एक खेतीहर था, और उसका क्या हुआ कि वो चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। काफ़ी सारे अस्पताल में उसका इलाज करने के लिए क्या है, उसे मना कर दिया, यानी कि उसको जैसे ही हॉस्पिटल में लेके गए तो हॉस्पिटल के जो लोग हैं उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। तो जिसके कारण उसकी हालत है जो वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इसी मामले की सुनवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या काम किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को क्या है, जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ कि न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वे अस्पताल की लापरवाही के कारण जो हाकिम शेख को जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा, वो हॉस्पिटल वाले देंगे। तो सरकार को यह आदेश दिया गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और आपात परिस्थितियों में रोगियों के इलाज के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सबसे जो ऊपर, यानी कि 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था होती हैं। एक होती है जिला न्यायालय, एक होती है एक होती है उच्च न्यायालय, एक होती है उच्चतम न्यायालय, जिसे क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना है जो वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसी दिन हमारा जो देश है वो गणतंत्र बना था, यानी कि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह जो न्यायालय है ये भी पहले कहाँ, संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। यानी कि ये कहाँ पे था, दिल्ली में है ये सर्वोच्च न्यायालय, और इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जैसे कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक नेता है, उसने अगर
किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा कि जो नेता, अगर जो न्यायपालिका है जैसे सरकार के तीनों होंगे, अगर वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो नेता लोग होंगे वो क्या है, न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, उसका तबादला करवा सकते हैं अगर न्यायाधीश उसकी बात नहीं मानेगा। तो इससे क्या होगा कि जो न्यायाधीश है उसे नेता की बात माननी पड़ेगी। तो क्या होगा कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, यानी कि उसे क्या है, नेता के अधीन रहकर क्या है, कानून बनाने पड़ेंगे, न्याय करना पड़ेगा, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग क्या है, उसे न्याय करना पड़ेगा। तो नेताओं का जो न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से क्या है, न्यायाधीश है जो वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। इसी कारण ये फैसला हुआ था कि जो न्यायपालिका है वो कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके कार्य के बीच में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो इसी को लेकर स्वतंत्रता का यह एक पहलू है जिसमें क्या किया गया कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया, यानी कि सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों की जो शक्तियां हैं उसका क्या बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या है, वो एक दूसरे से रिलेट कर सकती है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका पर अपना नियंत्रण बना सकती है, यानी कि वो तीनों ही एक दूसरे पर क्या है, नियंत्रण बना सकती हैं, लेकिन जो उनकी शक्तियां हैं उसका क्या है, बंटवारा कर दिया। इसका मीन्स है कि जो विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। अदालतें हैं जो वो सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से कोई काम करती हैं। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा, और अगर एक बार न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया है तो जो न्यायाधीश है उसको हटाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रख दी कि अगर आपको न्यायाधीश चुन लिया गया है तो आपको कोई भी अगर हटाएगा तो उसके लिए कठोर प्रक्रिया होगी, जिसके कारण जो न्यायाधीश है वो बिना अपने पद की चिंता किए हुए अपना जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं और उन्हें किसी के दबाव के नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है और इस आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो कहाँ पर जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। अब आगे आता है भारत में अदालत की संरचना। तो कैसी संरचना है, तो भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालत है। तो जो सबसे निचला जो स्तर है वहाँ पर बहुत सारी क्या है, अदालत है। इसके ऊपर जो स्तर है वहाँ पर केवल यानी कि एक राज्य में एक अदालत, और जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो सबसे निचली स्तर है वहाँ पे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर का जो स्तर है वहाँ पर क्या है, एक ही अदालत होती है, ठीक है। तो जो सबसे निचली स्तर पर है उसे तो क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं, यानी कि जो जिले में होती है, जिले या तहसील के स्तर या किसी भी शहर में होती है, और ये क्या करती है कि जिले उस तहसील के स्तर पर अगर कोई भी विवाद आता है तो उस मामले की सुनवाई करती है। उसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है, यानी कि एक राज्य, जैसे मान लीजिए एक देश है, देश में क्या होता है, अलग अलग राज्य होते हैं जैसे कि भारत में है, ठीक है, फिर उस राज्य में अलग अलग जिले होते हैं, ठीक है। तो सबसे निचले स्तर पर क्या होगी, जिला अदालत। उसके बाद कौन सी अदालत होगी, राज्य, यानी कि जो राज्य में अदालत होगी जिसको क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। तो प्रत्येक राज्य में क्या होती है, एक उच्च न्यायालय होती है, ठीक है, उच्च न्यायालय होता है। यह अपने क्या है, राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। इसके बाद क्या होता है कि जो राज्य है उसमें तो क्या होगी, उच्च न्यायालय। अब इसके बाद क्या, पूरे जो देश है उसमें कौन सी न्यायालय होती है, तो उसमें होती है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सबसे निचले स्तर पर जिला अदालत, उसके बाद उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होती है, और एक होती है सर्वोच्च न्यायालय जो कि एक देश में एक ही होती है, जो कि है दिल्ली में। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य होते हैं, ठीक है, मुख्य होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले देश के बाकी सारी अदालत है जो उनको क्या है, मानने पड़ेंगे, उनको स्वीकार करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, तो ये 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, मद्रास जो कि कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों क्या थे, प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन है वो कब किया गया था, 1966 में। आज देश में टोटल 24 उच्च न्यायालय है, लेकिन वर्तमान समय में 25 है। बहुत सारे राज्यों में उच्च न्यायालय है, लेकिन क्या है कि जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ की एक ही उच्च न्यायालय है जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ जो 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक, यानी कि ये जो 4 राज्य हैं उनके लिए क्या है कि गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि विभिन्न स्तर की अदालत। इसके बाद देखेंगे कि भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले हैं जो वो नीचे की सारी अदालत को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि अपने जो जिले की अदालत है, जो निचली अदालत है, वहाँ पर क्या है, सबसे पहले यानी कि अपना मामला पेश करेगा। फिर जो निचली अदालत है, अगर उसने कोई फैसला दे दिया और व्यक्ति को लगता है कि उसका वो फैसला सही नहीं है, फिर वो क्या करेगा, निचली अदालत से जो ऊपर की अदालत यानी कि जिला न्यायालय से जो ऊपर की अदालत होती है यानी कि उच्च न्यायालय, वहाँ पर क्या है, अपील देता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए एक मुकदमे पर विचार करें। यानी कि इसमें क्या है, एक मुकदमा दिया हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि जो लक्ष्मण कुमार और एक अन्य, यानी कि ये मुकदमा पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। यह राज्य जिला प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार का अन्य मुकदमा है जो कि निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। तो इसमें क्या था कि 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार है जो उसकी क्या थी, 20 वर्षीय सुधा गोयल से क्या उसका विवाह हो गया। दिल्ली के एक फ्लैट में रहने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जहाँ लक्ष्मण का भाई और उसके परिवार भी रह रहे थे, तो 2 दिसंबर 1980 को क्या है, सुधा की जो अस्पताल में मौत हो गई और वो क्या थी, जली हुई थी। तो सुधा के जो घर वाले हैं, जो उन्होंने क्या किया कि अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, यानी कि उसके मायके वालों ने। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। तो एक पड़ोसी ने तो बयान दिया कि रात को उसकी सुधा की जो चीख की आवाज़ सुनी गई थी, तो मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे थे और उन्होंने क्या देखा कि जो सुधा की साड़ी में आग की लपटें हैं, और उन्होंने कहा कि जो सुधा को एक बोरी और कंबल से लपेटकर आग बुझाई जा रही थी, और सुधा ने बताया कि उसकी सास शंकुतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला। यानी कि एक में तो ये कह दिया कि उसके जो घर वाले थे सुधा के, उन्होंने क्या है, उसे आग लगा दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने, एक ने तो कहा कि सुधा के घर वालों ने आग लगाई है, दूसरे ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ ज़्यादा मारपीट करते थे। यानी कि उनकी कोई डिमांड थी और वो डिमांड ना पूरी होने के कारण उससे क्या है, मारपीट करते थे, और इसी के दौरान क्या हुआ कि साड़ी में आग लग गई थी। तो इस तरीके से क्या बयान दिए गए, और बयान में क्या कहा गया कि यानी कि ये जो तीनों थे, यानी कि जो उसकी लक्ष्मण था जो कि उसका हस्बैंड था, उसकी माँ शकुंतला और जो सुधा के जेठ थे सुभाष चंद्र, उनको क्या दोषी करार कर दिया गया और तीनों को मौत की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो ये तो हुआ जिला न्यायालय में फैसला कि आपको क्या है, मौत दे दी जाएगी। लेकिन 1983 में क्या हुआ कि नवंबर के महीने में तीनों आरोपियों ने क्या किया कि फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दी। तो दोनों तरफ से क्या हुआ, वकील के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो सुधा की मौत है वो दुर्घटना थी। ठीक है, तो एक मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली है, तो यानी कि अदालत ने लक्ष्य यानी तीनों को क्या बरी कर दिया कि इन तीनों को फ्री कर दिया जाए, इनका कोई भी दोष नहीं है। तो इसमें यही बात है कि यानी कि पहले हम जिला न्यायालय में देते हैं, तो जिला न्यायालय में अगर हमें लगता है कि जो भी न्याय है वो सही नहीं है, तो हम इसकी अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया न्याय भी जो न्याय है वो सही नहीं है, तो हम इसकी जो अपील है वो कहाँ पर कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि 1985 में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, उसकी माँ और भाई को बरी के करने के फैसले के खिलाफ फिर अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वापिस अब कहाँ आ गई, सर्वोच्च न्यायालय में। तो वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि उच्च न्यायालय के फैसलों से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लक्ष्मण और उसकी माँ है वो तो क्या दोषी, लेकिन उसका जो जेठ है उसको क्या बरी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को क्या कर दिया, उम्र कैद की सजा दे दी। यानी कि जो तीनों के कानून थे, जो भी फैसले थे वो अलग अलग थे, बट सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून होता है वो मेन हो गया। इसके बाद आगे है कि जो अधीनस्थ अदालतें हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे क्या क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय, ट्रायल न्यायालय, इसके अतिरिक्त सत्र न्यायालय भी कह सकते हैं, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, सिविल जज न्यायालय आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अदालत हैं उनके नाम बता दिए। इसके बाद है कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि दहेज हत्या का एक यह मामला है जो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। तो एक होता है अपराध दीवानी मामले और एक होते हैं फौजदारी मामले। तो हम इसमें सीधा डिफरेंस देखते हैं कि दीवानी मामले कौन से होते हैं और फौजदारी कौन से होते हैं। ये ऐसे व्यवहार्य क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिसमें कानूनों में अपराध माना जाए, जैसे कि फौजदारी मामले जैसे कि चोरी कर ली या फिर दहेज के लिए औरत को तंग करना या फिर हत्या वगैरह कर देनी। ठीक है,
इसमें सबसे पहले आमतौर पर जो प्रथम सूचना है वो प्राथमिक यानी कि FIR दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद पुलिस है जो अपराध की जांच करती है, देन अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी लगा दिया जाता है। और जो दीवानी मामले होते हैं उसमें क्या होता है कि ये रुपीज़ से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, यानी कि पैसे वगैरह से, धन से संबंधित होते हैं। इसका जो संबंध होता है वो व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, यानी कि ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित, यानी कि तलाक लेने हो तो अगर किराया नहीं दिया है तो भी, यानी कि रुपीज़ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत है जो राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक के किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली कर दे या फिर बकाया जो किराया है वो चुकाए, ठीक है, इस तरीके की। इसके बाद है कि क्या हर एक व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है। तो सिद्धांत में क्या कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका मीन्स है कि प्रत्येक न्यायालय को नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। इसमें लिखा हुआ है कि जो न्यायालय है हमारे मौलिक अधिकारों की क्या रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो क्या करेगा कि वो न्यायालय में, यानी कि न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। और जो अदालत की सेवाएं हैं जो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने केस फाइल किया है तो केस फाइल करने पर एक तो उनको पैसा काफ़ी देना पड़ेगा, दूसरा कि जो न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय आता है वो भी काफ़ी टाइम बाद आता है ना, जिसके कारण क्या होता है कि गरीब लोग कम ही केस फाइल करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं या फिर उन्हें अपने अधिकार के बारे में पूरी समझ नहीं आती है, जिसके कारण क्या है कि वो भी अपने अधिकार से रिलेटेड यानी कि न्यायालय में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है उसने 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की गई थी। जनहित याचिका में क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को एक ऐसे लोग, यानी कि इसमें क्या था कि कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति है वो पीड़ित है, ठीक है, तो क्या कि उस पीड़ित की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति है जो वो न्यायालय में या फिर अदालत में केस फाइल कर सकता था। इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं। तो न्यायालय में किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार था जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। यह जो याचिका है वो कहाँ पर, या तो उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, ठीक है। जिला न्यायालय नहीं, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में। न्यायालय ने कानून प्रक्रिया को बेहद क्या है, सरल बनाया है। और अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को यानी कि मुद्दे पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बधुआ मजदूर है जो उनको अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इसके साथ ही कहा गया कि जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसमें बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए जो मिड डे मील वाला काम शुरू किया गया था वो भी जनहित याचिका की फलस्वरूप ही किया गया था, ठीक है। इसके बाद आके देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो आम आदमी होता है उसका अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। तो अदालत है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। एक तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, दूसरा कि उसकी व्याख्या भी करती है। तो व्याख्या में क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा गया था कि जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल किया गया है। इसीलिए अदालत ने राज्य को यह आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की व्यवस्था सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत ने कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदायक मानते हैं, जैसे कि गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हॉल के फैसले पुराने फैसलों के क्या है, विरुद्ध है। तो हॉल के जो फैसले थे, हाल के फैसले यानी कि हाल ही में, ठीक है। तो हाल ही के जो फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर की घुसपैठियों की तरह देखा जा सकता है। इसके बाद लिखा है कि जबकि पहले वाले फैसलों में क्या था कि झुग्गीवासी जो आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला यह जो मुकदमा था, इसकी सुनवाई कई अदालत में कई साल लग गई थी। और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि 26 नवंबर 2007 को भारत के कौन थे मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय है और 725 स्वीकार्य पद वाले क्या हैं 21 न्यायालय हैं। और ये कब है 2007 की बात कही गई है, ठीक है। और 14,470 अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश, ठीक है उसमें यानी कि उच्चतम न्यायालय जो उसमें न्यायाधीशों की संख्या बताई गई थी स्वीकृत कितनी है 31 2013 के अकॉर्डिंग। उच्च न्यायालय है जो वो है 984 और जो जिला या फिर अधीनस्थ न्यायालय है वो है 19,421। यानी कि डिफरेंस आप देख सकते हो 2007 और 2013 के बीच में। इसके बावजूद यह स्वीकार नहीं किया गया कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्ति हैं उस पर क्या है अंकुश लगाया और न्याय जो नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और यह हमारे लोकतंत्र का बुनियादी पहलू है। तो इस तरीके से न्यायपालिका के बारे में क्लियर होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण अंग होती है। न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले होती है निचली अदालत जो कि जिला में होती है, फिर उच्च न्यायालय जो कि एक राज्य में होती है और सर्वोच्च न्यायालय जो कि पूरे देश में एक है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बरी करना, यानी कि जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है तो उसे बरी करना क्या देते हैं। अपील करना, यानी निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपील करना। मुआवजा, यानी किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं मुआवजा। बेदखली, सभी लोग जिस जमीन या मकान में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेदखल। उल्लंघन, यानी किसी कानून को तोड़ने या फिर मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को क्या कहते हैं उल्लंघन करना कहते हैं। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you friends for watching my video. Thank you.